हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक नया सम है, नया चैप्टर का, ठीक है, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, जो चैप्टर है आपका होल्डिंग कंपनी का। ये आपको बीकॉम का सेकंड सेम में जरूर मिलेगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे। तो चलिए एक सम सॉल्व करते हैं आज। ये है क्वेश्चन आपका सामने, आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला जो है ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रेड मार्क, ये देखिए, ये रेड, ये वाला क्वेश्चन है। ये रेड वाला को मत दिखिएगा, ये सॉल्यूशन है, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टफ चैप्टर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हमारे पास ये इक्विटी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो कंपनी होगा, एक होगा होल्डिंग कंपनी और एक होगा सब्सिडियरी कंपनी। इसका मतलब क्या है, देखिए, होल्डिंग कंपनी जो है ना, बड़ा कंपनी, वो सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बड़ा कंपनी बन जाएगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा छोटा कंपनी। तो हमें उसी को लेके ये सॉल्व करना है। अभी होल्डिंग कंपनी का जो सॉल्यूशन होगा ना, जैसे हम मैंने बोला दो कंपनी जरूर होगा। यहाँ पे देखिए एच लिमिटेड है और यहाँ पे एस लिमिटेड है। अभी यहाँ पे कौन सा होल्डिंग कंपनी है, कौन सा सब्सिडियरी कंपनी है, ये आपको क्वेश्चन देखने से मालूम चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये देखिए पॉइंट नंबर 2 नीचे में, ये वाला। यहाँ पे क्या बोला, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सोल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या हो गया, एच लिमिटेड में होल्डिंग कंपनी क्या बन गया, एच बन गया। उसने किसका शेयर खरीदा, एस लिमिटेड का, तो एस बन गया सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो अभी जो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे ना, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का सम शुरू करने का पहले वर्किंग नोट जरूरी है। वहाँ पे 5 पॉइंट का एक वर्किंग नोट है, वो करना जरूरी है। वहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग सब्सिडियरी कंपनी का सारा सामान लेके करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने का पहले वर्किंग नोट बोलता हूँ। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी कौन है, ये एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने किसका शेयर्स खरीद लिया, सब्सिडियरी कंपनी, जो कि है एस लिमिटेड का। और ये जो शेयर्स खरीदा, कब खरीदा, 1 अक्टूबर को 2018 में खरीदा। ठीक है, मिडिल ऑफ द ईयर, मतलब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ था और एंडिंग हुआ था 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये पूरा एक साल जो करंट ईयर का था ना, इसमें बीच में कंपनी को खरीदेगा। बीच मतलब कौन सा डेट में, 1 अक्टूबर को। ध्यान रखिए, फिर से बोलता हूँ, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस सॉल्यूशन में। अब वर्किंग नोट जो है वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, पहला वर्किंग नोट, ठीक है, वो है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। देखिए यहाँ पे 5 वर्किंग नोट करना पड़ता है। पहला है रेशियो निकालेंगे हम लोग। रेशियो मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी का शेयर्स लिया ना, उसका रेशियो निकालेंगे। फिर हमारा नंबर 2 होगा कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। फिर थर्ड निकलेगा रेवेन्यू प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, फिर फोर्थ निकलेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब जो छोटा कंपनी जो है, उसको जो भी बचा कुचा सामान है, शेयर्स वगैरह, वो सब आएगा। और लास्ट में 5 वाला पॉइंट आएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो इसके बारे में जब सॉल्यूशन होगा, जब सम करेंगे तब बोलूंगा आप सबको। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि अभी बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए, ये 5 पॉइंट करना जरूरी है। विदाउट दिस आप लोग सम सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। देखिए, जब भी आप ये शेयर्स वगैरह रेशियो करोगे ना, आपको सब्सिडियरी कंपनी का ही लेके करना है। तो सब्सिडियरी कंपनी का यहाँ पे कितना शेयर्स है, 2 लाख रुपया का शेयर्स है। ठीक है, 10 रुपया करके एक शेयर का वैल्यू है। तो अगर 2 लाख शेयर्स है, ठीक है, 10 रुपया करके एक शेयर का वैल्यू है, तो कितना शेयर हो, 10 डिवाइड करो, कितना आएगा, 20,000। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, जो कि है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड में। सब्सिडियरी कंपनी का टोटल शेयर कितना था, 20,000। उसमें से होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स खरीद लिया। ठीक है, कितना शेयर्स खरीदा, नीचे में देखिएगा, ये पॉइंट में है, 80% शेयर्स खरीद लिया। अब 20,000 शेयर्स था सब्सिडियरी कंपनी के पास। ठीक है, 20,000 था ना, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, 20,000 था। उसमें से कितना परसेंट शेयर वो ले लिया, 80%। ठीक है, 20,000 का अगर 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 16,000 शेयर्स आएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिए, शेयर्स टेकन बाय एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, कितना शेयर्स, 16,000। 20,000 शेयर्स था, उसमें 16 लेके चला गया होल्डिंग कंपनी, बचा कितना, 4,000। ये किसके पास है, ये सब्सिडियरी कंपनी के पास है। देखिए, इसलिए मैंने लिखा रिमेनिंग शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। क्लियर। अब इसी को लेके हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया, देखिए, रेशियो, रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड कितना है, ये मैंने ऐसे लिखा था, 16,000 शेयर उसने लिया। ठीक है, आउट ऑफ टोटल शेयर था कितना,
टोटल शेयर था 20,000, ठीक है। फिर इसको अगर आप काट दोगे ना, 3 3 0 काट दोगे, फिर 4 4 जा 4 5 जा तो हो गया 4/5 लिखा। अब रेशियो ऑफ सब्सिडरी कंपनी के पास वो जो शेयर खरीदने के बाद बचा कितना, रिमेनिंग शेयर था कितना 4,000, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए 4,000 आउट ऑफ टोटल शेयर कितना था 20,000, इसको काट देंगे 3 3 0, ठीक है। फिर 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ये 1/5 होगा। क्लियर, ये 1/5 होगा। तो इस तरह से आप रेशियो का जो पार्ट है वो कर सकते हो। हर सम में ये सेम ही होगा, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स कितना है वो लिखना पड़ेगा। दिखाता हूँ फिर से आप सबको, सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स कितना होगा वो लिखना पड़ेगा। फिर उसमें से होल्डिंग कंपनी कितना लिखेगा वो माइनस करेंगे, बचा हुआ शेयर जो है वो सब्सिडरी कंपनी का रिमेनिंग शेयर्स है। क्लियर। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस सम का, वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्री इक्वेशन प्रॉफिट। इसका और एक नाम भी है, जैसे मैंने बोला कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट होता है इसका और एक नाम। अब ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आप लोग रॉन्ग कर सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा ये वाला पॉइंट में मैं क्या बोलता हूँ। प्री इक्वेशन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए जो होल्डिंग कंपनी है उसने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदा, करेक्ट। कब खरीदा, 1 अक्टूबर को खरीदा। अब 1 अक्टूबर का पहले जो भी प्रॉफिट था ना, खरीदने का दिन या खरीदने का पहले जो भी प्रॉफिट था वो सारा का सारा कहाँ पे आएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में आएगा। क्लियर। फिर से बोलता हूँ, जब भी कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स खरीदता है ना, तो एक डेट में खरीदेगा, पर्टिकुलर डेट में खरीदेगा, उस डेट का जो आगे का प्रॉफिट है प्रीवियस का, वो सारा का सारा कहाँ पे आएगा, प्री एक्विजिशन में आएगा। और खरीदने के बाद जो प्रॉफिट है वो पोस्ट में आएगा। एम आई क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, इसका डिटेल्स क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ये रहा पॉइंट 1, जूम कर देता हूँ आप सबके लिए। ये देखिए पॉइंट 1, यहाँ पे क्या बोला, सरप्लस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सब्सिडरी कंपनी का ही देखना है। सब सरप्लस अमाउंट ऑफ एस लिमिटेड स्टूड 30,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। अब देखो, कंपनी को खरीदा गया है 1/10/18 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, ये सरप्लस अमाउंट है वो बोला 30,000 कब का था, अप्रैल का था, मतलब स्टार्टिंग का था। तो हुआ कि नहीं, ये खरीदने का पहले का प्रॉफिट है। एम आई क्लियर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा। 30,000 यहाँ पे कब का बोल रहे हैं, 1 अप्रैल का 30,000 था सरप्लस अकाउंट में, किसका, सब्सिडरी कंपनी का। तो वो तो 1 अप्रैल में था ना, 1 अप्रैल में था, तो वो ऑब्वियसली खरीदने का पहले का हो गया। तो खरीदने का पहले का है तो कहाँ पे आएगा, प्री एक्विजिशन में आएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए सरप्लस अकाउंट 30,000 लिखा। एम आई क्लियर। ठीक है, वो कहाँ से आया, ये इससे आया, यहाँ से आया है, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, सबको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली बोला कि जो सरप्लस अकाउंट है ना, उसका जो एस लिमिट सब्सिडरी कंपनी का जो है वो कितना है, 30,000 है। कब का, 1 अप्रैल का। कंपनी को खरीदा गया है अक्टूबर में, और ये लोग बोल रहे हैं अप्रैल का इतना था, मतलब खरीदने का पहले का प्रॉफिट है ये, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा सरप्लस अकाउंट बोल के 30,000। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोला, वेयर एज जनरल रिजर्व हैज रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। यहाँ पे जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व हैज रिमेन अनचेंज, मींस जनरल रिजर्व चेंज हुआ ही नहीं है सिंस दैट डेट, मतलब 1 अप्रैल के बाद जनरल रिजर्व में कुछ चेंजेस नहीं आया। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे तो अमाउंट नहीं दिया ना, इससे इसका मतलब है जो यहाँ पे जनरल रिजर्व है ना सब्सिडरी कंपनी का, जो कि 80,000, वो 1 अप्रैल में जो था वो अभी भी वही है, चेंज नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया ना, ये 80,000 भी हमारा कहाँ पे आएगा, पोस्ट प्री एक्विजिशन में आएगा, क्योंकि ये खरीदने का पहले का प्रॉफिट है। क्लियर हो गया। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है। ये दो तो आपको क्लियर हो गया ना, ये जो जनरल रिजर्व कहाँ से आया, ये वाला जनरल रिजर्व आया, क्यों आया, क्योंकि 1 अप्रैल में जो जनरल रिजर्व था वो वही था, चेंज नहीं हुआ दोबारा। तो जो भी यहाँ पे जनरल रिजर्व है वो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखा। फिर सरप्लस अकाउंट हम लोग बोल दिया कि 30,000 था 1 अप्रैल में, तो वो खरीदने का पहले का हुआ, क्योंकि खरीदा कब, 1 अक्टूबर को खरीदा, इसलिए वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये 30 वाला। अब ये वाला कहाँ से आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में जाके आप सबका रॉन्ग होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ये वाला पॉइंट कि 1 अप्रैल में सरप्लस का बैलेंस था 30, ठीक है, सरप्लस का बैलेंस कितना था, 30,000 था, कब, 1 अप्रैल को था, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, यहाँ पे सरप्लस अकाउंट सब्सिडरी कंपनी कितना है, देखिए 60,
ध्यान से सुनिएगा, 30,000 ओपनिंग में था, क्लोजिंग होते होते कितना हो गया 60। मतलब क्या है, ये जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा साल में कितना अर्न हुआ, और एक्स्ट्रा 30,000 अर्न हुआ। इसीलिए तो ओपनिंग में 30 था, ये साल में 30 अर्न किया, टोटल मिला के कितना हो गया 60। समझ गया। अब ये जो 30,000 है ना, इसको भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, देखिए, कंपनी 1 अप्रैल से लेके मार्च तक होता है अकाउंटिंग ईयर। अब ये कंपनी कब खरीदा गया, 1 अक्टूबर को खरीदा गया, बीच में खरीदा गया। मतलब ये जो साल का है ना, ये साल का जो प्रॉफिट है वो दो भाग में डिवाइड होगा। अक्टूबर का पहले का प्रॉफिट आएगा प्री एक्वेशन में, अक्टूबर का बाद का प्रॉफिट आएगा पोस्ट एक्वेशन में। अभी अप्रैल से लेके अक्टूबर का फर्स्ट तक कितना महीना होता है, इट इज 6 मंथ। इसलिए हम लोग ने क्या किया ना, वो जो एक्स्ट्रा 30,000 है उसका 30,000 इंटू 6/12 किया, तो यहाँ पे कितना आया 15,000 आया। ठीक है, यही पॉइंट अगर आपको लोग नहीं समझे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियरली फिर से बोलता हूँ ये पॉइंट कहाँ से आया है। देखो, 30,000 1 अप्रैल में था और क्लोजिंग होते होते सरप्लस कितना हो गया 60 हो गया। मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर कितना अर्न किया, 30K अर्न किया, 30,000 अर्न किया। ये 30,000 में क्या होगा ना, दो भाग में डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंपनी ने कब खरीदा, अक्टूबर में खरीदा, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर का जो अमाउंट है 6 महीने का वो इसमें आएगा प्री एक्वेशन में, वो मैंने किया 30,000 इंटू 6/12। ठीक है, और बाकी जो 6 महीने का है, 6 महीने का, वो कहाँ पे आएगा, पोस्ट में आएगा। अब देखिए आप लोग, ये 30 और ये 30 सेम नहीं है। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस था और ये जो है डिफरेंस अमाउंट है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये होने के बाद इसको 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 प्लस किया तो कितना आया 1,28,000। फिर ये प्रॉफिट को जो प्री इक्वेशन निकला इसको शेयर कर देना दोनों कंपनी में इन द रेशियो 4/5 और 1/5 जो ऊपर में आया था। ठीक है, शेयर करने के बाद कितना आया यहाँ पे इंडिविजुअली 1 लाख आया और 25,000 आया, खत्म। अभी हम लोग जाएंगे थर्ड पॉइंट में, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट इक्वेशन प्रॉफिट। ये क्या है, खरीदने के बाद वाला प्रॉफिट। तो खरीदने के बाद वाला प्रॉफिट क्या होगा, फिर से आता हूँ यहाँ पे उसी पॉइंट पे। ये जो था ना 30,000, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था 30 था। 30,000 में से 6 महीने का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट 6 महीने का प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया है। यहाँ पे देखिए मैंने डेट भी लिख दिया, आफ्टर अक्टूबर 1। 30,000 इंटू 6/12 कितना आएगा 15,000। ठीक है, अभी 15,000 को वो जो रेशियो हम लोग ने फर्स्ट में निकाला था उस रेशियो में शेयर कर दिया 4/5 1/5 में, तो निकला 12,000 और 3,000। क्लियर स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट ध्यान से दिखेगा। हाँ फिर से बोलता हूँ, ये जो यहाँ पे निकला ना, ये वाला बहुत ध्यान से दिखेगा। ये 30,000 जो है, ये वाला 30,000 नहीं है। ये क्या है, 30,000 यहाँ पे था ओपनिंग में, क्लोजिंग में होते होते यहाँ पे सरप्लस कितना हो गया था 60 हो गया था। मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर 1 ईयर में कितना अर्न किया और एक्स्ट्रा 30,000 अर्न किया। उसी 30,000 को हम लोग ने 6 महीना यहाँ पे डाला और फिर 6 महीना गया नीचे में पोस्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट जो है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब जो छोटा कंपनी है ना उसका जो बचा कोचा जो भी है। ठीक है, अभी देखो सब्सिडियरी कंपनी के पास क्या था, उसका रिमेनिंग शेयर्स कितना था 4,000 शेयर्स था रिमेनिंग। ठीक है, वही लिखा मैंने, वैल्यू ऑफ 4,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, कितना आ गया 40,000 आ गया। फिर ये सब्सिडियरी कंपनी जो है ना, इसका प्री इक्वेशन में उसका पार्ट है शेयर किया हुआ है, फिर पोस्ट में भी है, तो वही दोनों को यहाँ पे मैंने लिखा। प्री इक्वेशन प्रॉफिट सब्सिडियरी कंपनी का 28,000 और पोस्ट इक्वेशन प्रॉफिट सब्सिडियरी कंपनी का 3,000, सबको प्लस किया तो कितना आ गया 68,000। ये हमारा बन गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, अगर आपको डाउट है तो आप डिवाइन करके जरूर दिखिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और लास्ट वाला है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या है ना, सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी ने, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को पेमेंट किया था ना, ठीक है, उसी का एंट्री करना है, कितना पेमेंट किया था और पेमेंट करने के बाद उसने क्या लिया, वही हम लोग को यहाँ पे एंट्री करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो पहला एंट्री क्या आएगा यहाँ पे, अमाउंट पेड बाय एच लिमिटेड। सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कितना पे किया 3,40,000। ये कहाँ से आया, ये आप लोग कहाँ पे देखोगे, एकदम सिंपल सा बात है, ये आपको एसेट साइड में देखना है हमेशा। ठीक है, ऑलवेज आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट 80% शेयर्स इन एस लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी में इन्वेस्ट किया 80% शेयर्स में, कितना पैसा दिया 3,40,000 दिया। ठीक है, मिला ना, हमेशा आपको ये एसेट साइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिए तो यहाँ पे लिखा अमाउंट पेड बाय होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, कितना पे किया 3,40,000। अब होल्डिंग कंपनी ने जब उसको पेमेंट किया, ऐसे तो पेमेंट नहीं किया ना, कुछ खरीदा उससे, क्या खरीदा, फर्स्ट खरीदा उसका शेयर्स, वो शेयर्स लिया। कितना शेयर्स लिया था 16,000 शेयर लिया था, आपको फर्स्ट वर्किंग नोट मिल जाएगा। वही लिखा मैंने, वैल्यू ऑफ 16,000 शेयर्स
एट ₹10 ईच, कितना आ गया 1,60,000 आ गया। अब और एक यहाँ पे चीज माइनस होगा जो कि है हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये क्यों माइनस होगा, देखिए होल्डिंग कंपनी ने जिस दिन सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदा अक्टूबर को, ठीक है, उसी दिन अक्टूबर का पहले का जो भी प्रॉफिट था ना, उसने शेयर करके ले लिया ना अपने पास। अब देखो सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स जैसे खरीदा, ठीक है, खरीदने का बाद जो अर्न किया ना वो उसने कमाया है, ठीक है, वो रेवेन्यू होगा, वो बाद में आएगा बैलेंस शीट में। लेकिन खरीदने का पहले का जो प्रॉफिट है ना वो कहाँ पे आएगा, प्री एक्विजिशन में आएगा, क्योंकि वो उसका बिना मेहनत का मिल गया, वो पैसा देके प्रॉफिट ले लिया है, वही यहाँ पे आएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, होल्डिंग कंपनी का कितना है 1,00,000। अब इनको सॉल्व करने से यहाँ पे कितना आ रहा है 80,000 आ रहा है। अब यहाँ पे और एक बात है कि अगर ये प्लस में आया तो ये गुडविल होगा, अगर ये माइनस में आया तो ये होगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इस तरह से वर्किंग नोट हमारा खत्म। ठीक है, अभी हमें करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत इजी है, ठीक है, 90% बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट ही है, टेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन से कॉपी कर लेंगे हम लोग, आराम से हो जाएगा। चलिए अब बैलेंस शीट करेंगे। ये है बैलेंस शीट जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, ये 2000 ये होगा 2019 होगा, ठीक है 2019। अब ये जो बैलेंस शीट है ना फॉर्मेट सॉल्यूशन जो है ना वो हूबहू सेम टू सेम जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है वैसा ही होगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही होगा। तो पहले क्या इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, उसका अंदर में क्या आएगा शेयर कैपिटल। अब जब शेयर कैपिटल लिखोगे ना इसमें याद रखना सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है 6 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, यही झमेला वाला है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग एक 1 लिख देंगे, ठीक है, और एक वर्किंग नोट होगा जो मैंने नीचे में किया है, ये देखो रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग जो रिजर्व और सरप्लस लेंगे वो सब होल्डिंग कंपनी का होगा। अभी बैलेंस शीट में सारा का सारा होल्डिंग कंपनी का ही होगा जो भी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, ये देखो रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व कितना है 3,40,000 है। ठीक है, 3,40,000 जनरल रिजर्व है और सरप्लस कितना है 1 लाख है। नीचे में आ जाओ, दिखाता है वर्किंग नोट में कहाँ पे मैंने किया। जनरल रिजर्व कितना लिखा मैंने 3,40,000 लिखा, वहां से सेम टू सेम, फिर सरप्लस लिखा 1 लाख। इसको हमेशा अंदर लिखिएगा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट होगा ही होगा। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट होगा अलोंग विद सरप्लस। ठीक है, अलोंग विद सरप्लस हम लोग क्या ऐड करेंगे, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है होल्डिंग कंपनी का, हमेशा ऐसा ही होगा, होल्डिंग कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, प्लस किया, फिर मैंने यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज लिखा है लेस अनरियलाइज प्रॉफिट। ये कहाँ से आया, ये वर्किंग नोट से आया क्वेश्चन का, क्वेश्चन में है देखो, देखो ये वाला पॉइंट तो हो चुका है। ठीक है, ये वाला पॉइंट का काम भी हो चुका है। अब है ये वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट। यहाँ पे देखिए क्या बोला, इंक्लूड इन डेटर ऑफ एस लिमिटेड, मतलब सब्सिडरी कंपनी डेटर में कुछ अमाउंट है कितना 10,000 ड्यू फ्रॉम हुम एच लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड से सब्सिडरी को मिलना था, कितना था 10,000 था। क्यों, सामान बेचा होगा, डेटर मतलब सामान बेचा है। ठीक है, गुड्स सोल्ड हुआ, उसमें क्या हुआ प्रॉफिट डाला हुआ है कितना 25% एट कॉस्ट प्राइस। अब याद रखिएगा शॉर्टकट बोलता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉफिट डाला हुआ है ना, कुछ सामान दिया गया डेटर्स क्रेडिटर्स कुछ भी है, ठीक है, उसमें अगर प्रॉफिट डाला हुआ है ना तो वो प्रॉफिट का इफेक्ट बैलेंस शीट में जरूर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, जिसको हम लोग बोलेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पे क्यों ऐसा है देखिए 10,000 का सामान बेचा, उसमें प्रॉफिट कितना परसेंट है 25%, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस में है। अमाउंट दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, लेकिन यहाँ पे किसने बोला प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस पे। अब यहाँ पे देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 31 मार्च तक सिर्फ वन हाफ ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड, मतलब आधा सामान बेच दिया, तो आधा सामान अगर बेच दिया तो हाफ प्रॉफिट रियलाइज हो गया। ठीक है, वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो रियलाइज नहीं हुआ उसका इफेक्ट आएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो 10,000 दिया हुआ है ना वो 10,000 सेलिंग प्राइस है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे निकालने किसे बोला, प्रॉफिट निकालने बोला है कॉस्ट प्राइस पे, तो इसी वजह से प्रॉफिट का परसेंटेज में थोड़ा चेंज आएगा। चलो देखते हैं कैसे किया मैंने। यहाँ पे देखो अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट कैसा है ये 10,000 जो डेटर का वैल्यू था 10,000 था, ठीक है, इनटू देखो 25% कॉस्ट प्राइस पे बोला ना, लेकिन हम लोग किस पे निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस पे निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिंस प्रॉफिट है सेलिंग पे ज्यादा होगा तो उसका परसेंटेज कैलकुलेशन ऐसा होगा 25 डिवाइड बाय 125, मतलब जो भी परसेंट है उसको नीचे में ऐड कर दिया, वही मैंने यहाँ पे लिखा। फिर
हाफ, आधा सामान तो बेच दिया, आधा बाकी है, तो बाकी हाफ यहाँ पे आया 1/2। सॉल्व करके कितना आया यहाँ पे 1000। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व किया तो बाहर में आया 11,000, 1,11,000। फिर दोनों को प्लस किया आया 4,51,000। उसी को मैंने उठा के यहाँ पे छाप दिया है 4,51,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। डायरेक्टली अपने सॉल्व किया है, वर्किंग नोट में है। ठीक है, ये रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 68,000, इसको वहां पे लिख दिया है 68,000। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में देखो, छापना है क्वेश्चन से। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स है। अब देखो क्वेश्चन, वेल डूइंग होल्डिंग कंपनी ना, याद रखना अगर बिल रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है तो उसका इफेक्ट बिल्स पेबल में आएगा। उसी तरह क्रेडिटर में अगर एडजस्टमेंट है तो उसका इफेक्ट डेटर में आएगा जरूर। ठीक है, श्योर आएगा। अब उसका इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है जो ये 10,000 वाला है, यहाँ पे है ना 10,000 डेटर का। ठीक है, ये 10,000 का इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे आप देखो, पहले देख लेते हैं क्रेडिटर का जो अमाउंट है 70,000 है फर्स्ट कंपनी का, सेकंड कंपनी का 38,000। अब देखो इसमें अब यहाँ से इजी हो जाएगा, आपको सिर्फ दोनों कंपनी का अमाउंट प्लस करना है। यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट लिखना है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए क्रेडिटर 70,000 38,000 लिखा। अब देखो डेटर का जो सब्सिडरी कंपनी का डेटर था ना, जो सामान बेचा होल्डिंग कंपनी को, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, लेस म्यूचुअल ओइंग बोल के करेंगे 10,000। सॉल्व किया, बाहर में लिखा 95,000। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर प्लस करो, खत्म, क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं ना, लाइब्रेरी साइड में खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट आएगा हमारा एसेट्स। एसेट में क्या होगा, मशीनरी है, फर्नीचर है। डायरेक्ट प्लस दोनों अमाउंट प्लस करेगा और लिख देगा। ठीक है, क्वेश्चन से देख के यहाँ पे छापना है। यहाँ पे देखो कैसे लिखा, मशीनरी का दोनों कंपनी का अमाउंट लिखा, प्लस किया, बाहर लिख दिया। फर्नीचर का दोनों कंपनी का अमाउंट लिखा, प्लस किया, बाहर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो गुडविल निकला ना, ये वर्किंग नोट में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ये गुडविल यहाँ पे आया है। ठीक है, 80,000 डायरेक्टली ये इसके अंदर में आएगा, नॉन करंट एसेट के अंदर में आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट, ये भी क्वेश्चन से आएगा। ये रहा करंट एसेट स्टॉक। अब देखो अनरियलाइज प्रॉफिट अगर होगा ना, वो दो इफेक्ट करेगा, एक रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में इफेक्ट करेगा रिजर्व एंड सरप्लस, और सेकंड टाइम इफेक्ट करेगा आपका स्टॉक पे। ठीक है, याद रखिएगा ये दो जगह में इफेक्ट करेगा ये। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक का वैल्यू है 1,80,000 और 1,20,000, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। देखिए स्टॉक का वैल्यू है 1,80,000 1,20,000। ठीक है, दोनों को प्लस किया। फिर यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट जो पहले निकाला था रिजर्व एंड सरप्लस में, अगर आपको याद है, ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस में अनरियलाइज प्रॉफिट 1,000 निकाला था ना, तो वही अमाउंट यहाँ पे, ठीक है, माइनस कर दिया, करके बाहर में लिख दिया अमाउंट। फिर नेक्स्ट हमारा डेटर्स था। डेटर का अमाउंट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन से छापा है मैंने। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। हाँ, ये डेटर का अमाउंट जो है वो क्वेश्चन से लिखा है। क्वेश्चन में था होल्डिंग कंपनी का 50,000, सब्सिडी का 30,000, दोनों लिखा, लेस म्यूचुअल ओइंग। जैसे मैंने बोला क्रेडिटर में अगर कोई इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली डेटर में इफेक्ट होने वाला है, सेम टू सेम, एंट्री भी सेम ही होगा, लेस म्यूचुअल ओइंग माइनस 10,000। सॉल्व किया, बाहर मिलेगा 70। फिर लास्ट जो क्वेश्चन में था वो हमारा था कैश एट बैंक। इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो दोनों अमाउंट प्लस करके बाहर लिख देंगे। वही यहाँ पे किया, कैश एट बैंक, दोनों अमाउंट लिखा, प्लस किया, बाहर में लिख दिया, और फिर टोटल कर दो, दोनों का अमाउंट जो है ये लाइबिलिटी का हो गया, ये एसेट का हो गया, अमाउंट सेम। तो इस तरह से जो ये सम है ये सॉल्व हो गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट सम है। ठीक है, आप लोग एक दो बार वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाके आपको ये क्लियर आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।